हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड आज एक और वीडियो हम लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज इट इज अ कि हम बेकेलाइट को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। दैट इज अ थर्मो सेटिंग। और ये क्या है? बेकेलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिस वजह से हम इसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोसेटिंग है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। सेकेंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका एलईडी एंड सीएफएल आर वेरी कॉमनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट इन होम्स। कि हम अपने जो भी आप सब भी अपने घरों में क्या यूज करते होंगे, या तो एलईडी या फिर सीएफएल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। एलईडी फर्स्ट है आपका सीएफएल इज बेटर बिकॉज एलईडी कंटेन टॉक्सिक मटेरियल। कि सीएफएल बेटर है क्योंकि एलईडी क्या कंटेन करती है, टॉक्सिक मटेरियल। दूसरा है एलईडी बेटर है क्योंकि सीएफएल क्या कंटेन करती है, टॉक्सिक मटेरियल। थर्ड है बोथ आर इक्वली गुड, कि दोनों ही इक्वली सही है। नाइदर ऑफ दैम इज गुड बिकॉज बोथ कंटेन टॉक्सिक मटेरियल। दोनों ही सही नहीं है क्योंकि दोनों ही क्या कंटेन करती है, टॉक्सिक मटेरियल। तो जनरली जो आजकल यूज करते हैं वो कौन से करते हैं, वो एलईडी करते हैं। क्यों? क्योंकि सीएफएल क्या कंटेन करती है, टॉक्सिक मटेरियल कंटेन करती है। कौन सा टॉक्सिक मटेरियल कंटेन करती है? दैट इज मरकरी। दैट इज मरकरी। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि एलईडी इज बेटर बिकॉज सीएफएल कंटेन टॉक्सिक मटेरियल। की एलईडी ही बेटर है क्योंकि सीएफएल टॉक्सिक मटेरियल कंटेन करती है। और एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन सा टॉक्सिक मटेरियल कंटेन करती है, दैट इज मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है आपका एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक। कि जो एयर बबल्स होते हैं वाटर के अंदर वो किस तरीके की तरह बिहेव करते हैं, तो वो करते हैं कॉनकेव लेंस की तरह। किसकी तरह? कॉनकेव लेंस की तरह। तो जो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। तो जो एयर बबल है वाटर के अंदर वो किसकी तरह काम बिहेव करते हैं, कॉनकेव लेंस की तरह। कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हम पास कराते हैं इसके अंदर से तो वो क्या हो जाती हैं, डाइवर्स हो जाती हैं, स्प्रेड आउट हो जाती हैं, यानी कि फैल जाती हैं। और कॉनकेव लेंस को हम और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द प्रेशर ओवर अ लिक्विड इंक्रीज, ठीक है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर यदि किसी तरल का दबाव बढ़ जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट इज डिक्रीज, तो इनकरेक्ट। सेकंड इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। ये एक डॉक्टर क्या करता है, हाइपर एसिडिटी के लिए एक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। तो उस मेडिसिन के अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, किसके लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो किसकी तरह काम करती है, एंटा एसिड की तरह काम करती है। और एंटा एसिड क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये हाइपर एसिडिटी में रिलीफ देता है। ठीक है। जब स्टमक के अंदर एसिड बनता है तो उसे न्यूट्रलाइज कौन करती है, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होती है, एक तरह की मेडिसिन होती है जो एसिड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। तो उस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एसिडिक इन नेचर, कि नेचर में एसिडिक है।
बेसिक है, एम्फोटेरिक है, टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नेचर में एसिडिक होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। जनरली यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो याद रखना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं दैट इज बेसिक इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो उस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द इनर सरफेस ऑफ फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन। कि जो फूड कैन्स होती है उनका जो इनर सरफेस होता है वो किससे कोटेड होता है, टिन से कोटेड होता है। नोट विद जिंक बिकॉज, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, टिन से। जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है, क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, टिन से। तो ऑप्शन देख लेता है, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, दैट इज इनकरेक्ट। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, की जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, टिन से। दैट्स वाई हम जिंक को यूज नहीं करते, किसे करते हैं, टिन को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मैन गोज डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है। He promised to bring back the glitter on dull gold ornaments, और वो ये प्रॉमिस करता है कि जो सोने की चमक चली गई है वो उसे वापस लाने को क्या करता है, उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे वापस ले आएगा। An unsuspecting woman gives a set of gold bangles, तो एक अनजान महिला उसे क्या दे देती है, अपने गोल्ड बैंगल्स का सेट दे देती है, और वो उसे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करता है, डिप करता है। तो जब वो सॉल्यूशन में डिप करता है तो जो बैंगल्स है वो कैसा हो जाती है, स्पार्क हो जाती है, बट उनका वेट क्या होता है, कॉन्सिडरेबली रिड्यूस हो जाता है। तो जो सॉल्यूशन यूज बाय द इम्पोस्टर प्रोबेबली इज, कि उस सुनार ने या फिर उस ह्यूमन बीइंग कह लो कि कौन सा सॉल्यूशन उसने यूज किया कि ऐसा हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट इज डाइल्यूट HCl इनकरेक्ट, कंसंट्रेटेड HCl इनकरेक्ट, a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3, that is the correct answer। अब उसका वेट क्यों रिड्यूस हो गया, जब उसने गोल्ड के बैंगल्स को उस सॉल्यूशन के अंदर क्या किया, डिप किया, तो उस केस में जो उसके आउटर सरफेस थी वो क्या हो गई, उसके अंदर डिसॉल्व हो गई, जिस वजह से उसका वेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और उसमें बैंगल्स में क्या आने लगी, शाइन आ गई, यानी कि फिर से चमक आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 is bleeding is stopped by the application of alum to a wound because, कि फिटकरी को घाव पर लगाने से खून बहना बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो एलम है वो किसकी तरह काम करती है, एलम एक्ट एज अ कोएगुलेटिंग एजेंट, कोएगुलेटिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, ब्लड को कोएगुलेट कर देता है और क्लोट का फॉर्मेशन होता है। तो लेट्स सी, द वाउंड इज प्लग्ड बाय द एलम चक, कि घाव को फिटकरी के टुकड़े द्वारा प्लग किया जाता है, दैट इज इनकरेक्ट। एलम कोएगुलेट द ब्लड, ये सही है कि क्या करता है, ब्लड को कोएगुलेट कर देता है एंड फॉर्म्स अ क्लोट, कि फिटकरी रक्त को जमा करती है और एक थक्का बनाती है। तो उस केस में जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि आयरन नेल को CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करा दिया। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड एंड ब्राउनिश लेयर इज डिपोजिट ओवर द आयरन नेल, कि जो कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो क्या हो गया, फेड हो गया, और ब्राउनिश लेयर जो है आयरन नेल पे क्या हो गई, डिपोजिट हो गई। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल जो होगा ये किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और रिडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि आयरन क्या है इस केस में ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब हाइयर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होता है दो या उससे ज्यादा में। जैसे ये एक सिंगल कंपाउंड है AB,
और ये किस में ब्रेक डाउन होगा, 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में और नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। तो बचा क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसमें कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 is the thumb of a human moves freely than the other finger due to the presence of, कि जो थंब होता है ह्यूमंस का वो फ्रीली मूव करता है अदर फिंगर के कंपैरिजन में, क्यों, किसके प्रेजेंस की वजह से, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ड्यू टू सैडल जॉइंट, ड्यू टू सैडल जॉइंट। तो फर्स्ट है पाइवोटल जॉइंट इनकरेक्ट, ब्लीडिंग जॉइंट इनकरेक्ट, हिंज जॉइंट इनकरेक्ट, सैडल जॉइंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट कैप इज एब्सेंट इन, रूट कैप किसमें एब्सेंट होती है, तो ये एब्सेंट होती है इन हाइड्रोफाइट्स, इन हाइड्रोफाइट्स में। तो फर्स्ट इज जीरोफाइट्स इनकरेक्ट, हाइड्रोफाइट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 is adding salt and sugar to food substance help in preserving them for a longer duration. It is because excessive salt and sugar, कि हम क्या करते हैं, सॉल्ट और शुगर को फूड में ऐड करते हैं फूड सब्सटेंस में, कि हम उन्हें लॉन्गर टाइम तक क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। तो इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि अतिरिक्त नमक और चीनी ये क्या करते हैं, माइक्रोबियल सेल को क्या कर देते हैं, प्लाज्मोलाइज कर देते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्ट और शुगर क्या है, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज हार्मोन एड्रेनालिन। तो ये क्या करता है कि जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ जाता है या एंग्री होते हैं, वरिड होते हैं, तो उन्हें कौन सा हार्मोन एडजस्ट करता है, वो करता है एड्रेनालिन। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हेल्प कंट्रोल लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, तो दैट इज इनकरेक्ट। दूसरा है हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज वेरी एंग्री और वर्रिड, जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। ये क्या करता है, स्ट्रेस लेवल को क्या करता है, एडजस्ट करता है, जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं या चिंता में होते हैं, वर्रिड होते हैं, तो उस केस में ये स्ट्रेस लेवल को क्या करता है, एडजस्ट करता है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है द ग्रीन हाउस इफेक्ट which is causing an increase in the atmospheric temperature is mainly due to, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि क्या, which is causing an increase in the atmospheric temperature, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इज मेनली ड्यू टू, तो वो किसके वजह से, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से। तो फर्स्ट इज ऑक्सीजन इनकरेक्ट, नाइट्रोजन इनकरेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज ग्रीन प्लांट अपीयर टू रिलीज ऑक्सीजन, कि जो ग्रीन प्लांट है वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे टाइम, बिकॉज कि हरे पौधे दिन के समय में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन छोड़ते दिखाई देते हैं, क्यों। ग्रीन प्लांट डू नॉट रिस्पायर ड्यूरिंग द नाइट टाइम, कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो नाइट टाइम में रिस्पायर नहीं करते या सिर्फ रात में ही करते हैं। ये ग्रीन प्लांट रिस्पायर ड्यूरिंग द डे टाइम बट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो मेन सोर्स क्या जरूरत होती है, सनलाइट की, ठीक है। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो हायर होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन से ड्यूरिंग द डे टाइम, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट सीड ट्यूब, बता, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताना है प्लांट सीड ट्यूब सेल्स में और मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स में क्या होता है, तो वो होता है इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। लेट्स सी, तो फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मेमेलियन आरबीसी मैच्योरिटी के टाइम पे क्या कर देते हैं,
ये न्यूक्लियाई को लूज कर देते हैं और ये कुछ महीनों तक क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। द फूड कंडक्टिंग फ्लोएम सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो भी अपना न्यूक्लियाई क्या कर देती है, लूज कर देती है मेच्योरिटी के टाइम पे, बट ये कुछ साल तक क्या रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं। मैमेलियन अरिथ्रोसाइट जब अपना न्यूक्लियाई लूज कर देती है तो ये कुछ महीनों तक ही सरवाइव कर पाते हैं, बट सीव ट्यूब्स की बात करें तो ये काफी टाइम तक फंक्शनल रहते हैं, बट ये भी अपनी न्यूक्लियाई को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो उस केस में इनमें क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन, ये कुछ मोशन के केसेस गिवन है, बताना है कि डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल, कि किस केस में दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट है अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, कि जो कार है वो एक स्ट्रेट रोड में पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। दूसरा, कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कि जो कार मूव कर रही है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ये बीच में सर्कुलर मूव कर रही है। अ पेंडुलम ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो जो इक्वल होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो होगा अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। लेट्स सी, shortest path, that is displacement, and total path covered on a straight route without changing direction, बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, उस टाइम पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अगर कार सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है बिना चेंज कर डायरेक्शन को चेंज किए हुए, उस केस में जो उसने डिस्टेंस कवर्ड की होगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस केस में जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज अ फेदर वेइंग, एक फेदर है जिसका वेट है 5 ग्राम और एंड अ नेल जिसका वेट है 10 ग्राम, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट द मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज। तो जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, कि जितना ज्यादा मोमेंटम ग्रेटर द मास ग्रेटर द मोमेंटम। अगर इन केस क्या है, अगर आपको दो बॉडीज का जो मास है वो क्या है, अनइक्वल गिवन है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, बट जो मोमेंटम होगा वो हैवियर बॉडी विल हैव हैवियर मोमेंटम। तो उस केस में जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि हैवियर बॉडी विल हैव हैवियर मोमेंटम। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।